हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के सिस्टम जिसमें 2 या 3 चार्जेस थे, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज इस क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में जो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी सिस्टम ऑफ द चार्जेस के लिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन दैट केस। और अब इस कॉन्सेप्ट में यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, तो अब हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये कैलकुलेट करना है कि एक चार्ज या 2 चार्ज का सिस्टम या 3 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो तो हमें सीखना ही है, उसके बाद ये थोड़ा सा उसका लेवल्ड अप कॉन्सेप्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट है तो भी कॉन्सेप्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो लास्ट क्लास में जो हमने डेरिवेशन किया था, वहां सिस्टम को बनाने के लिए जो भी वर्क करना हो रहा था, हमें जो भी वर्क करना पड़ा था वहां, वो सब हमें बाकी चार्जेस के अगेंस्ट करना पड़ा। अब चूंकि एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है तो चार्जेस के अगेंस्ट तो वर्क होगा ही होगा, उसके अलावा इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा। यानी जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो सारा वर्क डन तो है ही, उसके अलावा हमें एक स्टेप और बढ़ा देनी पड़ेगी यहाँ। तो हमें इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं, जो स्टेप बढ़ेगी वो स्टेप होगी वर्क डन अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। हम विदाउट एक्सटर्नल फील्ड कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, और अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या कंडीशन होती है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ हम सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम किसी सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। किसी सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो उस केस में जब हम उस चार्ज को किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V। वर्क डन बिल्कुल सिंपल है, V इज इक्वल टू हम फॉर्मूला पढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होगा? W अपॉन Q। और हमने सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में ये देखा था कि चार्ज को इंफिनिटी से उसके पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस। ओके, सो हियर वी कैन राइट W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो किसी सिंगल चार्ज के लिए अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं, फिर 2 चार्ज के सिस्टम के लिए देखेंगे। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग दैट पॉइंट चार्ज Q इनटू V। सपोज हम उसको R पोजीशन पे ला रहे हैं, यानी VR। ये VR क्या बता रहा है? ये VR बता रहा है कि उस R पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। वो स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर हमें उस चार्ज को लाना है। तो काफी सिंपल हो गया, Q इंटू V। बात तो वही है, बस R थोड़ा स्पेशली दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर V की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और उस केस में हमें वर्क डन कैसे डिफाइन करना होगा? Q इंटू V। बात वही है, Q जिस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, और VR उस पॉइंट की पोजीशन है जिस पॉइंट पर हम उस चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, उस चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सेम पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी Q इंटू V, और V कौन से पॉइंट पे? R लोकेशन पे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ potential energy of a single electric charge when the charge is brought from infinity to any point in electric field। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सिंगल चार्ज को लाने में जितना वर्क करना होता है वही वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। चलो अब बात करते हैं 2 चार्ज के सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम में 2 चार्जेस हों तो फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो देखते हैं। सेकेंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ओके, फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए ध्यान से लिखना, हम क्लियर करेंगे यहाँ। तो अगर मैं यहाँ कहूं कि एक चार्ज है Q1, ठीक है,
और Q1 की जो पोजीशन है वो हम मान के चल रहे कितनी है R1, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक और चार्ज है यहाँ पर Q2, और Q2 की जो पोजीशन है वो कितनी है R2, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है R1। और ये जो फील्ड है, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फील्ड की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें उन पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए जहां हमें चार्ज को प्लेस करना है। ओके, तो सबसे पहले Q1, अगर मैं Q1 को लेकर आऊंगा तो कितना वर्क करना होगा। इस बार Q1 को लाने में वर्क जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट में देखा था, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि वहां कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, इसलिए पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था। तो देखो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बताओ वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है ना, इंफिनिटी टू पॉइंट ए, और ए की पॉइंट की पोजीशन कितनी है R1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो कितना होगा बताओ मैं, वर्क डन W1 इज इक्वल टू Q1 इनटू V, लेकिन कहां पर R1। यू आर गेटिंग इट। तो ये पहला चार्ज जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा वही हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब हम Q2 को लाएंगे। सो वर्क डन to bring Q2 from infinity to B। अब Q2 को infinity से B तक लाना है तो ये वर्क डन होगा W2। मुझे एक बात बताओ, अब जो वर्क डन है, Q1 तो आ चुका, Q2 को हम infinity से लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ दो वर्क करने पड़ेंगे एक साथ, एक तो इस Q1 के अगेंस्ट और दूसरा एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। बात समझ में आ गई? यानी अब हमें दो वर्क करना है, यानी पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एक तो हमें एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और दूसरा ये चार्ज भी तो है जो पहले नहीं था लेकिन अब यहाँ है, तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना होगा। तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? सेम इसी तरह से Q2 को ला रहे हैं, किस पोजिशन पे ला रहे हैं? Q2 into V, कौन से पोजीशन के लिए? R2 के लिए। You are getting it? Q2 into V at R2, Q2 into V at R1, Q2 into V at R2 प्लस ये तो हुआ एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क। अब मुझे बताओ कि जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस पर इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना होगा? ये तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, और फॉर्मूला कितना था? K Q1 Q2 upon R12। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 upon R12। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये दोनों को टोटल करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है, ये देखना कि जब हम पहले चार्ज को लाए तो भी वर्क करना पड़ा, जब दूसरे चार्ज को लाए तो पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ा। ये वाला वर्क इट इज अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वर्क इज अगेंस्ट दैट चार्ज Q1। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी, सो potential energy of system U will be defined by sum of W1 and W2। clear? So what will be the value of U? U हो जाएगा हमारे पास Q1 into V at R1 plus Q2 into V at R2 plus K Q1 Q2 upon R12। तो देखा हमने दो स्टेप एक्स्ट्रा भी लिए हमें यहाँ लास्ट डेरिवेशन से। सो ये डिस्कशन था, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ कैन वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हमने ये देखा। अब इस पूरे पोटेंशियल एनर्जी के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये जो रिजल्ट आएगा ये न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा काम में आता है, तो अच्छे से समझना है। एक अच्छा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्लियर? यहां देखिए, अब मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, इस तरह से लास्ट में भी हम ले सकते थे। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने एक एंगल पर रखा है, एज यू कैन सी। ठीक है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने एक एंगल पे रखा है। क्यों अभी एंगल पे रखा है वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ इस तरह से हमने रखा, यहाँ मैं चार्ज दे रहा हूँ -q और यहाँ मैं चार्ज दे रहा हूँ +q, और इस ये सेंटर पॉइंट होगा O, और ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है थीटा। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक स्पेशल कंडीशन के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूं, यानी मैं सारी कंडीशंस के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने एंगल थीटा रहा। यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, अगर मैं वहां थीटा इज इक्वल टू 0 रखूं तो तुम्हारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जब डाइपोल हॉरिजॉन्टल आएगा। डाइपोल वर्टिकल करने के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90, इसलिए मैं किसी भी रैंडम एंगल पे इसको ले रहा हूं थीटा एंगल पर, ताकि हम हर एक कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन कर सके। ओके, सो ऐसे समझो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, धीरे धीरे लेकर आएंगे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पोजीशन तक लेकर आएंगे, लेकिन उस केस में हम थीटा कितना बना के रख रहे हैं, थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इन्फिनिटी से किसी पोजीशन तक हमें लेकर आना है। जो भी वर्क हम यहाँ करेंगे वो वर्क जो होगा वही वर्क किसे रिप्रेजेंट करेगा, दैट वर्क will represent the potential energy of electric dipole in this concept। ठीक है ना, तो काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है। तो अब देखो यहाँ सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, यानी अब जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको दो स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल इस तरह से है तो हम ये सोच सकते हैं कि डाइपोल को हम ऐसे लेकर आए, ऐसे लेकर आए, उसकी पोजीशन तक लेकर आ गए। इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिस मेथड से हम ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम पहले इस डाइपोल को इस तरह से लेके आएंगे हॉरिजॉन्टल, क्लियर, और उसके बाद इसको थीटा एंगल रोटेट करा देंगे। यानी ये जो वर्क डन होगा मैं दो स्टेप में कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट, डाइपोल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक या इस पोजीशन तक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने में वर्क डन, प्लस डाइपोल को रोटेट कराने में वर्क डन। तो पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि डाइपोल को किसी एंगल से रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना होता है। तो देखते हैं। तो हम इसका फर्स्ट स्टेप की बात करें, ये एक अलग से भी डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है ना, जो यहां काम में आएगा रिजल्ट। तो फर्स्ट है हमारा वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा। तो देखो हम जानते हैं वर्क डन, जो टॉर्क है डाइपोल पे टॉर्क वर्क करता है। सो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, वी नो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू टी साइन थीटा। यू आर गेटिंग इट। टॉर्क का फॉर्मूला है वेक्टर p डॉट वेक्टर e, और ओपन करते तो p sin थीटा इनके मैग्नीट्यूड कितना होता है, pe sin थीटा। नाउ वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2, किसी भी एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट करना है, तो w इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन टॉ d थीटा। रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल वही फॉर्मूला है ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो लीनियर मूवमेंट के लिए लगता है। फोर्स की जगह यहां कौन आएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। काफी इजी, काफी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में देखो, W इज इक्वल टू, यहां अब हम टॉर्क की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन PE sin थीटा d थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप PE कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्लियर, PE को बाहर निकाला, यहाँ sin थीटा d थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन है, कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, ये होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट होगी फ्रॉम θ1 टू θ2। माइनस को मैं यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE, फिर यहाँ cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा में जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, माइनस को वापस अंदर लेकर जाओ, सो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू PE इनटू cos θ1 प्लस का हो जाएगा और cos θ2 माइनस का हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एनी एंगल θ1 टू θ2। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कुछ स्पेशल केस भी डिस्कस कर सकता हूँ। जो पहला स्पेशल केस होगा यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखेंगे इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा।
देखो ये हमारे कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन करता है। हम जब डाइपोल को लेके आएंगे तो थीटा कितना रहेगा 0, हम ऐसे लेके आएंगे थीटा, तो P और E के बीच का एंगल है, P का होगा माइनस से प्लस की तरफ इस डायरेक्शन में। देखो अगर मैं डाइपोल को ऐसे रखूं तो माइनस से प्लस की तरफ P कैप की डायरेक्शन ये होगी और दिस इज अगेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो थीटा कितना होगा 0। तो डाइपोल को हम जब लेकर आएंगे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो थीटा 0 रखेंगे और कितना एंगल घुमाएंगे हम, थीटा एंगल एक्स्ट्रा घुमा रहे हैं। तो हम 0 से थीटा वाली कंडीशन गेन करना चाह रहे हैं जो हम आगे डेरिवेशन में काम में लेंगे। तो बताओ कितना होगा, यहाँ मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू PE, बताओ कितना आएगा cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 कितना होता है 1, तो बताओ W कितना आया, W आया PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है डाइपोल को किसी भी कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से किसी भी एंगल थीटा तक रोटेट करने में वर्क डन W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। मेन फॉर्मूला हमें यही याद रखना है और फिर उसके बाद कोई भी कंडीशन न्यूमेरिकल में कैसे भी पूछ ले हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ने कहा कि डाइपोल को 0 से 180 घुमाओ कितना वर्क लगेगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या कंडीशन होगी इसमें। सेकंड केस में यहाँ फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, आई थिंक हर स्टेप समझ में आ गई होगी। सेकंड केस में मैं डाइपोल को घुमा रहा हूं, चलो इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90, चलो 0 टू 90 घुमाते हैं। 0 टू 90 में वर्क डन कितना होगा PE इंटू cos 0 माइनस cos 90। cos 90 ऑलरेडी कितना होता है 0 होता है, तो W कितना आ गया, cos 0 कितना होता है 1, तो वर्क डन कितना आया बताओ PE। यू आर गेटिंग इट, यानी अगर मैं डाइपोल को 0 से 90 घुमा दूं तो वर्क डन कितना होगा PE। चलो एक और कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180, यानी हम 0 से 180 घुमा दें, डाइपोल को 0 से बिल्कुल उल्टा कर दे, तो उस केस में क्या होगा, देखो डाइपोल अगर ऐसे है तो थीटा 0 रहेगा, पूरा घूम जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 180, क्योंकि P की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो हो जाएगी। तो इस केस में W इज इक्वल टू होगा PE cos 0 माइनस cos 180। हम जानते हैं cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1, 1 माइनस -1 2 हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आया बताओ 2PE, यानी ऊपर वाला जो रिजल्ट था उसका ट्वाइस 2 टाइम्स। क्लियर। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स्ट्रा, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फील्ड में कितना होता है PE इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर। और स्पेशल केस है कि अगर हम 0 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक घुमाएंगे तो कितना होगा PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब आते हैं हमारे मेन डेरिवेशन पे, दिस इज द वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आधा काम तो हो गया। मैंने कहा था कि अगर हमें डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें 2 स्टेप में वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक तो डाइपोल को लाने का वर्क डन, दूसरा उसको घुमाने का वर्क डन। तो दूसरा वाला केस तो आ चुका है, डाइपोल को घुमाने का वर्क डन। अब बात होती है इसको लाने में कितना वर्क करना होगा, तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और बाकी पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है और आई थिंक ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा क्योंकि हम 0 से थीटा तक घुमाएंगे। ओके श्योर। अब देखते हैं वर्क डन। नाउ वर्क डन टू ब्रिंग डाइपोल। ठीक है, डाइपोल को लाने में कितना वर्क डन होगा। देखो अब एक चीज समझो, डाइपोल को हम जब लेकर आएंगे तो थीटा कितना रहेगा एट 0 डिग्री, है ना। और यहाँ पे थीटा हम कितना रख रहे हैं, थीटा हम 0 डिग्री रख रहे हैं। तो जब हम डाइपोल को लेकर आएंगे तो एक चीज देखो, यहाँ डाइपोल इस तरीके से आएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उस पर नीचे बना रहा हूँ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P कैप एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पूरा सेपरेशन होता है इनके बीच में वो कितना होता है 2a, ठीक है ना। ये भी ये होता है, ये भी ये होता है, सेपरेशन कितना होता है 2a। तो डाइपोल को बनाने में जो वर्क डन होगा ये होगा वर्क डन टू ब्रिंग द डाइपोल, और हम बोल सकते हैं वर्क डन टू बिल्ड द डाइपोल। डाइपोल को बनाने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में होगा। अब देखो इस केस में मैं एक एक करके दोनों चार्जेस को लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप समझना। एक एक करके दोनों चार्जेस को लेकर आऊंगा। जब मैं पहले सपोज प्लस क्यू को लेके आ रहा हूं, ठीक है, जब मैं प्लस क्यू को एक्सटर्नल फील्ड में लाऊंगा, चूंकि मैं एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ला रहा हूं, यानी मुझे वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा।
उसके बाद में इंफिनिटी से माइनस क्यू को लेके आऊंगा, तो वर्क डन मेरा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो अपने आप आएगा। इस केस में मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा। तो एक बात मुझे बताओ, मैं इंफिनिटी से पहले प्लस क्यू को लाया, फिर मैं माइनस क्यू को लाया। इस पॉइंट तक प्लस क्यू को लाने का वर्क डन और माइनस क्यू को लाने का वर्क डन सेम होगा, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। और माइनस क्यू को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 2a। समझ में आई? तो डाइपोल को लाने का जो भी वर्क होगा वो बस इतना होगा कि इस माइनस क्यू को 2a एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट दिया गया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के बाद लगेगा कि एक्चुअल में हमने कुछ सीखा है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है। देखो फिर से सुनो, डाइपोल को बनाने में या डाइपोल को लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज को 2a डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलाने का वर्क डन। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक, इंफिनिटी से जब तक हम इस पॉइंट तक लाएंगे तो इस पॉइंट तक लाने में प्लस ने जितना वर्क किया और माइनस ने जितना वर्क किया वो सेम हो जाएगा। नेटवर्क कितना हो गया यहाँ तक, 0। और उसके बाद बस माइनस क्यू को एक्स्ट्रा चलाना है। कितना एक्स्ट्रा चलाना है, इसको 2 एक्स्ट्रा चलाना है। तो ये 2a एक्स्ट्रा का वर्क डन ही डाइपोल को बनाने में या उसे लाने में वर्क डन के इक्वल होगा। तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये वर्क डन इक्वल होगा वर्क डन टू डिस्प्लेस माइनस क्यू चार्ज विथ डिस्प्लेसमेंट 2a। यू आर गेटिंग इट? डाइपोल पर जो भी वर्क किया जाएगा वो इस वर्क के इक्वल होगा। अब भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं W1, डाइपोल को लाने में जो वर्क किया कितना होगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू डिस्प्लेसमेंट D। F कितना होगा बताओ इसके ऊपर, माइनस का QE। यू आर गेटिंग इट? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वर्क फोर्स कितना होगा, माइनस QE। F इज इक्वल टू QE हम जानते हैं, दिस इज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है या नहीं? E इज इक्वल टू पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में, F अपॉन Q फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से फॉर्मूला में मिला था F इज इक्वल टू QE। ये फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2a। देखो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ, ये होगा माइनस Q इनटू 2a। दोस्त हमेशा कहाँ जाते हैं, साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ कर दिया, साइड में। यू आर गेटिंग इट? Q और 2a दोस्त हैं, ये हर बार एक साथ आ जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, P। अब तो हम लिखते लिखते परेशान हो गए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, माइनस PE। और P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू 2a। हम सब जानते हैं क्या है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो हमारे पास W1 हमें मिल चुका है, ये आया माइनस PE, फर्स्ट इक्वेशन। तो डाइपोल को 0 डिग्री एंगल पर लाने में या 0 डिग्री एंगल पर उसे बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, नेगेटिव वर्क करना पड़ा। कितना है, माइनस PE। तो अब दोनों वर्क है हमारे पास। एक डेरिवेशन में मैंने कर चुका हूं, रोटेशन का वर्क डन। एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना सॉल्व करना है। तो W1 हमारे पास आ गया। नाउ वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये तो हो गया वर्क डन। नाउ वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क लगेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना वर्क लगेगा देखते हैं यहाँ। तो अब डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन हम ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं। ये है W2 और W2 कितना है बताओ, PE 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 से किस एंगल तक घुमाना है हमें, थीटा इज इक्वल टू थीटा तक। क्लियर? अभी अभी हमने डायरेक्ट किया था, ये वैल्यू हमें मिल गई। टोटल वर्क डन हो गया, यानी डाइपोल पहुंच गया जहां हम लेके आए थे। यानी देखो ये डाइपोल है, इसको समझो ये प्लस क्यू है, इसको समझो ये माइनस क्यू है, ठीक है ना? ब्लैक वाला प्लस क्यू है। इसको मैं इंफिनिटी से लेकर आऊंगा यहाँ तक। कितना वर्क करा मैंने, माइनस पी। कितना वर्क किया, माइनस पी। और इसको बस मैंने कितना घुमा दिया। अब कितना वर्क किया, पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सो नेट वर्क डन, या यही किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी को। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। U इज इक्वल टू W1 कितना है, माइनस PE, और W2 कितना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा PE माइनस PE cos थीटा। क्लियर? ये हमारी सेकंड स्टेप है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे PE into 1 PE और P into माइनस cos थीटा माइनस PE cos थीटा प्लस PE और माइनस PE कैंसिल आउट। और इसके बाद U इज इक्वल टू कितना आया, माइनस PE cos थीटा। दिस इज
the formula of potential energy of electric dipole in external electric field। और अब हम इसे लिख सकते हैं एक और तरीके से, U is equals to माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। हम इसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस PE cos थीटा। याद रखिए माइनस PE cos थीटा या माइनस PE डॉट E काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, लास्ट चैप्टर में हमने डेराइव किया था, वो था वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का वेक्टर P डॉट वेक्टर E। और अब देखो हम हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं यहाँ, माइनस P डॉट E। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, स्पेशल केस के लिए सॉल्व किया है हमने। अब मैं ये कहूँ कि थीटा जीरो था, मतलब थीटा जीरो होगा, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूले से कितनी होगी, माइनस PE cos जीरो। cos जीरो कितना होता है 1, पता माइनस PE आंसर आया ना। माइनस PE क्यों आया, क्योंकि हमें पता है इंफिनिटी से जब ऐसे लेके आएंगे तो कितना वर्क करना होता है, माइनस PE। कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करके माइनस PE। और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आई, माइनस PE, क्योंकि जब हम उसे ऐसे लाएंगे तो रोटेशन का कोई वर्क नहीं होगा। ओके, अब हम 90 डिग्री पर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बताओ यहाँ कितनी होगी, माइनस PE cos 90। cos 90 कितना होता है, जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाने में वर्क हुआ माइनस PE और 90 डिग्री घुमाने में वर्क हुआ प्लस PE, तो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ, जीरो। और अगर मैं डाइपोल को 180 डिग्री पर लेकर आऊं तो cos 180 कितना होगा, माइनस 1, तो माइनस PE cos 180 यानी प्लस PE, और प्लस PE यानी डाइपोल को हम उल्टा लेकर आए हैं। जब हम डाइपोल को उल्टा लेके आएंगे तो माइनस की जगह प्लस चार्ज को 2a डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और जब प्लस क्यू चार्ज 2a डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा तो फिर उस केस में वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई ना। अभी तो हम माइनस की तरफ से लाए थे इसको, तो माइनस PE वर्क डन था। सोचो अगर मैं प्लस की तरफ से लाता तो प्लस 2 एक्स्ट्रा चलना पड़ता, तो वर्क डन होता प्लस PE, लेकिन उस केस में थीटा कितना होता 180, जबकि हम कॉमन लिए थीटा कितना लेंगे, 0। जनरली थीटा कितना लिया जाता है, 0 ही लिया जाता है। क्लियर, सो दैट्स इट, the complete discussion of potential energy in presence of electric field। तो और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था in absence of electric field। Now moving to the second portion of this chapter, it's about capacitance। Okay, so हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटेंस से रिलेटेड। So our next topic is electric capacitance। Now, question is, what is capacitance? Capacitance is ability to store electric charge। Capacitance का मतलब होता है किसी चार्ज की, किसी ऑब्जेक्ट की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। ओके, तो कैपेसिटेंस में हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कोई भी चार्ज, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कितना चार्ज जो है स्टोर कर सकता है। और चार्ज स्टोर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज में लेंगे, इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन यहाँ होगा। और जब चार्ज स्टोर होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी किस हिसाब से चेंज होती हैं, तो कंप्लीट डिस्कशन हमारे सामने आने वाला है। और इस बार जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड वो है कैपेसिटेंस। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी जो होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट में ये चेक करेंगे कि वो किस तरह से चार्ज स्टोर कर सकता है और कितना चार्ज स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होने पर कौन से फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होते हैं, क्या कांस्टेंट रहता है, इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन। ओके, सो ये तो हुआ एक जनरल डिस्कशन कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, पर इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल है वो होता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V। देखो यहां हमें
किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देना है कंटिन्यू। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिवन चार्ज को एनहांस करते हैं, चार्ज को बढ़ाते हैं, तो उसका पोटेंशियल भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। चार्ज को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, यानी Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम चार्ज देंगे, चार्ज देते जाएंगे, चार्ज बढ़ाते जाएंगे, तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ हमें रिलेशन मिलता है CV। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। और ये जो फॉर्मूला नीचे लिखा है इसे याद रख लेना बिल्कुल ढंग से। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कैपेसिटेंस में, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू CV। इसे याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि CV, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है ना। इंटरव्यू देने जाते हैं तो CV लेके जाते हैं ना, करिकुलम बिटे, ओके। सो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। C यहाँ क्या है, कैपेसिटेंस, और V यहाँ है पोटेंशियल। तो यहाँ हमें कांस्टेंट मिला है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C। यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ये जो C है, इस C को हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ओके। अगर मैं कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करूं यहाँ, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या लिखेंगे बताओ, कूलाम पर वोल्ट। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कूलाम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैराड। कूलाम पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड, और इसको हम इस तरह से कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फैराड है, ओके। सो इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैराड जो है एक बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो ये काफी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको छोटे फॉर्म में हम काम में लेते हैं, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो 10 टू पावर -6, नैनो 10 टू पावर -9, पिको 10 टू पावर -12, ओके। इस तरीके से हम काम में लेते हैं। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब हमारे पास यहाँ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आने वाली है, और अब क्वेश्चन आता है एक्चुअल डेफिनेशन कैपेसिटेंस की क्या है। तो यहां से देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं इफ V is equals to 1 volt then C is equals to कितना हो गया, Q। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और ऐसी डेफिनेशन देना फिजिक्स में तो हमने बहुत सीखा है, ठीक है। बेस को 1 के इक्वल कर लो और फिर फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वल कर लो। तो अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एज पर दिस फॉर्मूला। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इज amount of electric charge given to an object to change the potential of that object by unity is called capacitance. Amount of electric charge given to an object to change the potential of the object by unity is called electric capacitance। यानी किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल को 1 वोल्ट यूनिटी से 1 वोल्ट चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होता है उसी को ही हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो लिखो डेफिनेशन, लिखता है ये, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्लियर है। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। काफी इंटरेस्टिंग है, तो हमें याद रखना है। कैपेसिटेंस पता चल गया। इन सिंपल लैंग्वेज कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड हमने क्या देखा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है Q प्रोपोर्शनल टू V। जब हम चार्ज देंगे तो इक्वल में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV। यहां से हमें मिला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और इस तरीके से हम आगे बढ़ के इसे कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चलो इसको जल्दी से काम में लेते हैं। एक अच्छा सा छोटा सा डेरिवेशन करते हैं जो हमें कैपेसिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटल स्फीयर, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटल स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। एक मेटल स्फीयर का हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम मेटल स्फीयर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो सपोज इस तरह से हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मेटल है, कंडक्टिंग स्फीयर है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। रेडियस है R, सेंटर है O, और इस तरीके से ये यहाँ स्ट्रक्चर है इसकी। तो यहाँ हमें कैपेसिटेंस चाहिए। वी नो कैपेसिटेंस, हर डेरिवेशन ऐसे स्टार्ट होगा। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन V। अभी अभी पढ़ा है हमने, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब बस ये फॉर्मूला बोलता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का तुम्हें कैपेसिटेंस चाहिए उसका पोटेंशियल ले आओ। जैसे तुम्हें पोटेंशियल पता चल जाए इस फॉर्मूले में रख दो, और जब इस फॉर्मूले में पोटेंशियल रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से C मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा,
पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर V इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, KQ अपॉन कैपिटल R। मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ टोटल चार्ज कितना है Q, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन द मेटल स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्फीयर कितना होगा बताओ, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। K की वैल्यू पुट करो, यहाँ मिल सकती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना जाएगा, Q अपॉन K की वैल्यू की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। चार्ज चलो मैं Q ले लेता हूँ, मैंने यहाँ भी Q लिया है तो यहाँ भी Q ले लेते हैं। ओके, सो चार्ज हो जाएगा KQ और हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, सो ये Q से Q कैंसिल आउट होगा और ये जल करके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। सो फाइनली हमारे पास C फॉर्मूला है और C इज इक्वल टू कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी किसी मेटल स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी जो C है ये R के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं C और R के बीच में ग्राफ बनाऊं तो दैट विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन, यानी जितना बड़ा मेटल स्फीयर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, उसमें चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है, यानी C जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस R। इस तरह से ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन पड़ेगा, C R के प्रोपोर्शनल। ओके, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब देखो यहाँ ये रिजल्ट हमारे सामने है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं मीडियम की, तो मीडियम के लिए हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ उसका दोस्त आ जाता है कौन, एप्सिलॉन R। ओके, तो अगर मीडियम की बात हो रही हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R और इनटू कैपिटल R ये आ जाएगा। ठीक है ना, वो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R लिखना होता है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ओके, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ हमने देखा C और R प्रोपोर्शनल है। यहाँ हमें पता चला कि जितना बड़ा स्फीयर का साइज होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस। अब हम बात करते हैं अर्थ के कैपेसिटेंस की। अर्थ को हम एक कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पर मानेंगे और उसको कंडक्टिंग स्फीयर मानते हुए हम उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब अर्थ का कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस के ऊपर, और हम जानते हैं अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत होता है। अर्थिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी, और हमने 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अर्थिंग एक कॉन्सेप्ट होती है जिससे अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है उसको अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी शो करती है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अर्थ के कैपेसिटेंस के बारे में कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंसीडरिंग इट एज अ कंडक्टिंग स्फीयर। यानी अर्थ को एक कंडक्टिंग स्फीयर तुम्हें कंसीडर करना है और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। करो सॉल्व, चलो जल्दी से, तुम रेस कर रहा हूं, आंसर आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, तो इसको सॉल्व करें। देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे। फॉर्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यू आर गेटिंग इट, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर हम बात करें यहाँ C इज इक्वल टू R जो है अर्थ की रेडियस है। बताओ अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। ओके, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम यहाँ 1000 से कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। तो मीटर में कितना हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है और ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। ओके, सो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू R से मल्टीप्लाई कर दो 6.4 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो अब यहाँ तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। ये जो भी है C इज इक्वल टू आएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा ये -3। ओके, 6.4 अपॉन ये हो जाएगा 9 10⁻⁻, कितना आया यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 6.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻3। ये जो वैल्यू इसको सॉल्व करना है और यहाँ हमें पता चलेगा कि जो अर्थ का कैपेसिटेंस है वो
काफी कम होता है। ठीक है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस, इसको सॉल्व करो, जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है C इज इक्वल टू कितना आएगा, 6.4 डिवाइडेड बाय 9, ये आता है 0.711 इंटू 10⁻³ यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं 711 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना आया, C इज इक्वल टू 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, यानी देखो माइक्रो में आया है, C इज इक्वल टू आया है 711 माइक्रोफैरड। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो सोचो अर्थ के बराबर रेडियस का एक मेटल स्फीयर और उसका कैपेसिटेंस भी आया है माइक्रोफैरड में। क्लियर? तो यहां पर ये है अर्थ का कैपेसिटेंस। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो तुम इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर कंप्लीट करेंगे इस क्लास को। तो एक और एग्जांपल लेंगे हम सेकंड, और जो सेकंड एग्जांपल है यहां पर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखते हैं, फाइंड, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर विद कैपेसिटेंस ऑफ विच, कैपेसिटेंस गिवन है यहाँ कितना होगा, 1 फैरेड। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर विद कैपेसिटेंस 1 फैरेड। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, ओनली 1 फैरेड। एक ऐसा स्फीयर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, उसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। C इक्वल टू कितना होता है, 4πε0r, हमसे r पूछा गया है, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/4πε0, r इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू कितना गिवन है, बोलो 1 फैरेड, यूनिटी गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, r कितना आया, 9 इंटू 10⁹ मीटर, 9 इंटू 10⁹ मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आगे इस तरह से पूछा जाता है कि क्या स्फीयर को हम अलमारी में रख सकते हैं, क्या स्फीयर को फ्रीज में रख सकते हैं, रख सकते हैं। इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट। 10⁹ मीटर अलमारी में और फ्रीज में कहा, हम इसे अर्थ पे ही नहीं रख सकते। इस स्फीयर का साइज अर्थ से भी ज्यादा है। अर्थ का जो रेडियस था वो कितना था, 10⁻6 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना, 10⁹9। अगर हम रफ कंपैरिजन करें तो ये 1000 टाइम्स ज्यादा, यानी अर्थ से भी 1000 टाइम बड़ा स्फीयर होगा, उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। सो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन सीखने के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है। और इस क्वेश्चन से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि 1 फैरेड जो है, बोलने में 1 फैरेड है, पर ये कैपेसिटेंस का एक बहुत 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 ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में मैंने समझाया था कि 1 कूलम्ब भी चार्ज की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, उसी तरह से 1 फैरेड भी कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। कैरी ऑन विद योर स्टडीज, और रिवाइज करना है और अच्छे से कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो या कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।